हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर बात करने वाला हूँ ज्योग्राफी के आपके हम भूगोल से संबंधित एग्जाम पॉइंटर सीरीज के नाम से चालू कर रहे हैं, जो कि सोर्स की बात किया तो दृष्टि की आपकी आती है यहाँ पर फिल्म सक्सेस सीरीज, उसी के माध्यम से इस चीज को पूरी हम लगा रहे हैं। इसके पहले हमारी एक वीडियो लग चुकी है जिसमें हम भारत की भौगोलिक अवस्थिति और भौतिक स्वरूप की जो है बात हमने की थी। आज जो हमारा होने वाला है भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, ये हो सकता है शायद थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपकी पर्वत होंगे, पठार होंगे, मैदान होंगे, झीलें होंगी, तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो ये इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले टॉपिक से, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर एक बार कर लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप लोग ज्योग्राफी क्लास कर रहे हो, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से मैप रख के बैठिएगा, क्योंकि मैप जब तक नहीं रख के बैठोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है मैप रख के बैठिए, क्योंकि हम इसमें मैप आपको शो नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से। किसी स्थान की भूवैज्ञानिक संरचना, जिसमें प्रक्रिया, विकास और अवस्था का क्या होती है, परिणाम होती है। भारत में कई सारी धरातल विभिन्नताएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहली आकृति जो है आपकी उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय के रूप में, नॉर्थन एवं नॉर्थ ईस्ट हिमालय के रूप में विभाजन जो है किया गया है। अगर हम नॉर्थ एवं नॉर्थ ईस्ट हिमालय की बात करें तो उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर यह जो है पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। क्या फैला है? आपका हिमालय फैला है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में। इसका पूर्व की अपेक्षा जो पश्चिमी भाग है, जो आपका जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका भाग है, वो अधिक चौड़ा है। अदरवाइज किसके? आपके अरुणाचल प्रदेश नागालैंड इस हिस्से से ज्यादा आपका चौड़ा है पश्चिमी वाला हिस्सा। ये जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति जो है यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से हुई है। आपकी मान लो ये आपकी यूरोपियन प्लेट हो गई, ये आपकी भारतीय प्लेट हो गई। तो यूरोपियन एवं भारतीय प्लेट के आपस में टकराई, तो इन प्लेटों के टकराने से क्या हुआ, इस बीच में एक टैथिस सागर था। कौन सा टैथिस सागर था? इसका जो अवसाद है उसमें बलन पड़ा, फोल्ड पड़ा, एक तरीके से इस तरीके से फोल्ड पड़ा। तब क्या हुआ, हिमालय की श्रेणियों का निर्माण हो गया, जिसमें भारत की ओर उत्तल है और तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। तो एक चीज यहां पर एक क्वेश्चन भी आता है, हिमालय की श्रेणियां जो है भारत की ओर उत्तल है और तिब्बत की ओर अवतल है, और ये कैसे हैं? टैथिस सागर के बीच में बलन पड़ने से क्या हुआ, ये फोल्ड हो गई, मतलब कि मुड़ गई। तो इसलिए हिमालय की श्रेणियों का निर्माण हो गया। अब इनका हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में पर्वतीय प्रदेशों में बांटेंगे। तो हम नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ हम चलते चलेंगे। सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, जो हमारा मुख्य हिमालय है। मुख्य हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय आता है, और इस ट्रांस हिमालय के जो निर्माण है मुख्य हिमालय से पहले ही हो चुका था, ये भी याद रखना है। ट्रांस हिमालय की अगर बात करें, यह जो है महान हिमालय, जिसे हम बृहद हिमालय भी कहते हैं, इसके उत्तर में स्थित है। और इसकी अधिकांश श्रेणियों को हम तिब्बत में होने के कारण तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत कुछ पर्वत श्रेणियां आती हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश। कैलाश तिब्बत में कहते हैं जास्कर को एक तरीके से। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश जो पर्वत श्रेणियां हैं आपकी ट्रांस हिमालय में आती हैं, मुख्य हिमालय में नहीं आती हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ट्रांस हिमालय के निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था, जिसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? गार्डविन आस्टेन, जिसे हम केटू कहते हैं। और इसकी जो मीटर में ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर की चोटी है। भारत की सबसे ऊंची और दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में गार्डविन आस्टेन केटू को माना जाता है। तो कभी पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, सभी को पता है, 8848 मीटर। लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हम कहेंगे गार्डविन आस्टेन है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखना है। और कहां पर है? और यह जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखो भाई, आपको ये लग रहा होगा कि पीडीएफ सर बहुत गंदी है, इसमें लाइनें खिंची हुई हैं। एक्चुअली एक बच्चे से ही मैंने मंगाई है, उस बच्चे से मैंने बोला तो उसमें पढ़ रखी थी। अगर आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है तो कोई बुक मुझे करवा दो प्रोवाइड, तो मैं पढ़ा दूंगा, है ना। तो कोई बच्चा ही है जो स्टूडेंट है, उसके माध्यम से पीडीएफ आती है मेरे पास, तो इसलिए उसने पढ़ी रखी है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना है, कि तभी मैं हर चीज को यहाँ पर समझा भी रहा हूँ। विश्व की सबसे अधिक अगर बात की जाए कि तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो आपकी राकापोसी है। राकापोसी की बात किया तो लद्दाख आपकी पर्वत श्रेणी में राकापोसी है, जो कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी के रूप में जानी जाती है। सिंधु एवं सतलज नदी जो है ट्रांस हिमालय नदी का हिस्सा है। एग्जाम में ऐसा भी आता है कि ट्रांस हिमालय नदी कौन सी है, तो ऑप्शन आता है सिंधु है, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, तो कई सारी नदियों के नाम आते हैं। तो सिंधु और सतलज ट्रांस हिमालय नदी का हिस्सा है।
यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांस हिमालय काराकोरम श्रेणी को ही उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, क्या बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया काराकोरम श्रेणी को ही कहा जाता है, तथा इसे हम पहले कृष्णगिरी के नाम, पर्वत के नाम से भी जानते थे। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया महान हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में है ट्रांस हिमालय, तो इन दोनों के बीच में कुछ अलग करता है, क्या करता है, इंडस सांगपो सचर जोन, जिसको हम ITSZ कहते हैं, ये इंडस सांगपो सचर जोन है, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को अलग करता है। काराकोरम हिमालय में कुछ हिमनद है जो कि सियाचिन सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सियाचिन के बाद ससाइनी, हिस्पर, ब्याफो, बल्टोरो, बतूरा, छोगोलिंगमा और खुर्दुपुन, ये यहां पर जो है आपके काराकोरम हिमालय में कुछ आपके हिमनद ग्लेशियर है। हिमालय पर्वत श्रेणी की बात की है तो अभी हमने किसकी बात की, ट्रांस हिमालय की। अब हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय के दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी है, जिसे हम मुख्य हिमालय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य हिमालय भी कहते हैं, और इसे ही हम महान हिमालय भी कहते हैं, इसे ही हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं, आप अपने अकॉर्डिंग नाम रख लो याद, जैसे आपका नाम चिंटू, मिंटू, मोनू होता है, घर का नाम लड़कियों में देखा जाए तो रेखा, स्वाति कुछ होता है ना, गुड़िया, बुढ़िया, रानी, है ना, तो इस तरीके से इनका भी नाम हिमालय पर्वत ऑफिशियल नाम है, जबकि इनका मुख्य हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय इनके घर के नाम है। खैर, हिमालय पर्वत की पश्चिम से पूर्व की बात करें तो पश्चिम में नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत मतलब नंगा नहीं है, नंगा पर्वत नाम है, नंगा पर्वत आपका कहां है, आपके जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत से लेकर पूरब में, और नामचा पर्वत, नामचा पर्वत कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, मतलब कि वेस्ट में आपका नंगा पर्वत से लेकर पश्चिम में आपका, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा पर्वत तक धनुष की आकृति में है, जो है इस तरीके से धनुष की आकृति में जो है फैला हुआ है। और इन दोनों ही स्थानों पर हिमालय के दो तीखे मोड़ भी हैं, जिसे हम सिंटैक्सियल बैंड भी कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में विभाजित जो है किया जाता है। अब आता है हमारा महान हिमालय के बारे में हम बात करेंगे। जैसे महान हिमालय को वृहत एवं आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, वृहत एवं आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई की बात किया तो लगभग 6000 मीटर है, जिसमें अगर हम बात करें एवरेस्ट 8848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, मकालू 8481 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर, नंगा पर्वत 8126 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर, नामचा पर्वत 7756 मीटर, इसके महान हिमालय की ये सब शिखर है, पर्वत हैं, और ये सबसे मुख्य इंपोर्टेंट पर्वत हैं, इनको आपको याद रखना है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी की बात की कौन सी है, देखो अभी हम ट्रांस हिमालय की बात की थी तो कौन सी थी, K2 थी, ध्यान रखना है, अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो K2 थी। महान हिमालय की बात किया तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, और ये कंचनजंगा कहां पर है, कंचनजंगा आपकी सिक्किम राज्य में है, और यह जो है विश्व की 3री नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली कौन सी हो गई, माउंट एवरेस्ट हो जाती है, कौन सी हो जाती है, माउंट एवरेस्ट हो जाती है। दूसरी नंबर की कौन सी हो जाती है, K2 हो जाती है, और तीसरी नंबर की हमारी कंचनजंगा हो जाती है, ध्यान रखिएगा कंचनजंगा हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा दुनिया की सबसे ऊंची लार्जेस्ट ये पीक चोटी है, और भारत की महान हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, सिक्किम राज्य में स्थित है। और जेमू जो है, एक जेमू हिमनद है, जेमू ग्लेशियर है, जो कि कंचनजंगा में ही स्थित है। तो महान हिमालय के बाद अब क्या आएगा, लघु हिमालय आएगा। लघु हिमालय की बात करें तो वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य में कुछ घाटियां हैं, जैसे कश्मीर जम्मू कश्मीर में है, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू आपकी ये भी हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो वृहद एवं लघु हिमालय, महान हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, कश्मीर, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां पाई जाती हैं। कश्मीर में हिमोड़ निक्षेप के द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं, क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं, और यह केसर की खेती के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जम्मू कश्मीर में बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी है, किसमें, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी है, ये जो कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। धौलाधर श्रेणी की बात किया तो आपकी हिमाचल प्रदेश में है, यह कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। मसूरी श्रेणी कहां पर है, उत्तराखंड राज्य में है, और महाभारत श्रेणी आपकी नेपाल राज्य में है। महाभारत का नाम आके ऐसे नहीं याद करना है भैया कि हम सतलज वाला क्षेत्र और ये आपके हरियाणा वाला क्षेत्र में महाभारत हुआ था तो यही महाभारत, नहीं, ये पर्वत श्रेणी है, और पर्वत श्रेणी आपकी नेपाल में। तो इनको जरूर याद कर लेना है, बाकी चीजें भूल जाओ। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में, महाभारत आपकी नेपाल में है। धौलाधर जो है पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित है। जैसे मान लो ये आपकी सबसे ऊपर में कौन सी हो जाएगी, काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल। तो ये जो पीर पंजाल है धौलाधर के आपके उत्तर में है, और पीर पंजाल के दक्षिण में धौलाधर जो है पर्वत क्षेत्र अवस्थित है। तो आपको ये सारी चीजें तो शायद हमें लगता है पता ही होंगी। चलो एक बार यहाँ पर हम
डायग्राम में समझा देते हैं, आई थिंक आप लोगों को 1 मिनट समझ में आ जाए। चलिए, जैसे हम अगर यहाँ पर बात करें कुछ, देखो चलिए जैसे हम यहाँ पर अगर कुछ बात करें आपसे, 1 मिनट, ठीक है, ये वाली जो आप देखोगे ये काराकोरम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? काराकोरम हो जाएगी। उसके बाद आपकी काराकोरम के बाद कौन सी हो जाएगी? ये आपकी लद्दाख हो जाएगी। लद्दाख के बाद, अब देखो याद करने के लिए बता रहा हूं, लद्दाख के बाद कौन सी हो जाएगी? ये आपकी जास्कर हो जाएगी। और जास्कर को ही यहां पर लद्दाख को यहां पर अगर विस्तार कर दोगे थोड़ा सा, तो इसी को कैलाश कहते हैं। कहां पर कहते हैं? लद्दाख में कहते हैं। आप तो लद्दाख को ही कैलाश कहते हैं। कहां पर? तिब्बत में कहेंगे। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जास्कर के बाद आपकी कौन सी आएगी? पीर पंजाल आ जाती है। कौन सी? पीर पंजाल आ जाती है। और पीर पंजाल के दक्षिण में आपकी धौलाधर आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? धौलाधर आ जाएगी। तो इन पर्वत श्रेणियों को याद कर लो सिक्कों से, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर याद कर लो, आती हैं एग्जाम में, परमानेंट एग्जाम में आती हैं, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको बता दिया। तो लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग एवं गुलमर्ग, लोग यहाँ पर घूमने फिरने जाते हैं। उत्तराखंड में इन्हें हम बुग्याल कहते हैं, प्यार कहते हैं, जहां पर जो आपके अनुसूचित जनजाति वाले लोग होते हैं वो अपने गाय भैंस बकरियों को चराते रहते हैं। लघु एवं महान हिमालय के बीच में काठमांडू घाटी है। काठमांडू घाटी तो आपको पता ही होगा, नेपाल है ना, याद आ गया होगा। कश्मीर हिमालय में कुछ हिमनद है, जैसे रीमो, पुनाय, रूपल। कुमायूं या उत्तराखंड हिमालय में कुछ हिमनद है, गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाप, चोरावाड़ी। तो ये जो है हिमनद आपके जम्मू कश्मीर हिमालय और कुमायूं हिमालय में है। और यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय में थे वो आपके सियाचिन, बलतोरो, छोगोमुला वो अलग थे। अब हमारा ट्रांस हिमालय के बाद हमने बात की आपकी महान हिमालय की बात की मध्य हिमालय, लघु हिमालय। अब हम बात करें बाह्य एवं शिवालिक हिमालय। सबसे नवीनतम और सबसे दक्षिणतम श्रेणी हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों, जिसमें निक्षेपण और वलन पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। तो शिवालिक की उत्पत्ति कैसे हुई है? हिमालय से कुछ नदियां निकली। क्या निकली? नदियां निकली हैं और इनके द्वारा गाद, बाद, निक्षेपण, अवसाद लाए गए हैं। इन्हीं अवसादों का क्या हुआ? फोल्ड आकार में निर्माण हुआ, है ना, इस तरीके से फोल्ड। तो इन्हीं से आपका क्या बना है? शिवालिक हिमालय बना है। उस शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई की बात किया है 500 से लेके 2000 मीटर जो है, जो कि सबसे कम ऊंचाई के रूप में माना जाता है। और हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला के रूप में इसको जाना जाता है। इसका विस्तार की बात करें तो आपका शिवालिक का पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से शुरू होता है और असम के दिहांग तक इसका जो है विस्तार देखने को मिल जाता है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच में समतल संरचनात्मक घाटियां हैं, जैसे पश्चिम में जिन्हें दून कहते हैं, पूरब में द्वार कहते हैं। पश्चिम में दून का मतलब देहरादून, पूरब में द्वार का मतलब हरिद्वार। ये आपकी कुछ घाटियां हैं, जिस तरीके से आपकी कश्मीर में घाटी थी। दार्जिलिंग एवं सिक्किम, दार्जिलिंग और सिक्किम जो है शिवालिक हिमालय के द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिनका प्रयोग चाय का बागानों के लिए लोग वहां पर करते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय। अब हमने अभी पश्चिमी हिमालय और मुख्य हिमालय की बात की, अब हम उत्तर पूर्वी हिमालय की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट हिमालय की बात करेंगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में फैली कुछ श्रेणियां हैं जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ नाम है, जैसे डाफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी और पटकाई बुम पहाड़ी। ये आपकी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ी नागालैंड में है, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, मिजो पहाड़ी मिजोरम में है, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा राज्य में है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट है बरेल श्रेणी। बरेल श्रेणी कई राज्यों में फैली है, जैसे असम, मणिपुर और नागालैंड में आपकी बरेल श्रेणी पहली है। मिकिर पहाड़ी की नाम की बात की जाए तो ये असम में है। इसमें आपकी मेघालय में कुछ पहाड़ियां जैसे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां आपकी मेघालय राज्य में स्थित है। तो भाई आपको याद कर लेना है, या फिर हमने आपसे शुरुआत में ही कहा है मैप रख के बैठा है। अगर आपने ज्योग्राफी की क्लास में मैप रख के नहीं बैठा तो आपने समझ लो ज्योग्राफी बस देखा है, पढ़ा नहीं है, और आपने उसको दिल से महसूस नहीं किया। ज्योग्राफी का मतलब होता है दिल से महसूस करना। हम पर्यावरण में क्या कर रहे हैं, हम पर्यावरण में किस चीज को देख रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, सब ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। सारी चीजें ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है, भूगोल के अंतर्गत आती है। ऐसा गोल है जिसमें गोल गोल घूमना होता है। चलिए, हिमालय के कुछ दर्रे हैं। अब देखो दर्रे की अगर हम बात करें यहां पर, तो दर्रे वैसे ऐसे याद हो नहीं पाएंगे आप लोगों को, लेकिन यहां पर कुछ चीजें याद करना है, जैसे काराकोरम दर्रा और इनकी अवस्थिति और हिमालय के प्रदेश किस प्रदेश में है, इतना याद कर लो। ये किस मार्ग के लिए? मार्ग आपका अगर कैपेसिटी हो तो कैपेसिटी के हिसाब से याद कर लेना मार्ग, और नहीं है तो फिर आप सिर्फ इतना तो याद कर ही लेना काराकोरम दर्रा किस अवस्थिति में है। तो बात करें काराकोरम आपकी लद्दाख में है और यह ट्रांस हिमालय में है, भारत चीन के मार्ग पर है।
कैप्सांग ला दर्रा की, ये भी लद्दाख में है, ट्रांस हिमालय में है, भारत चीन का मार्ग के लिए जाता है। लानक ला दर्रा की बात करें, लद्दाख में है, भारत चीन के मार्ग के लिए ट्रांस हिमालय में है। चांगला दर्रा लद्दाख में, ट्रांस हिमालय में, भारत चीन के मार्ग के लिए जाना जाता है। जाराला दर्रा लद्दाख में, भारत चीन का मार्ग है, ट्रांस हिमालय में है। खारदुगला दर्रे की बात किया तो ये भी लद्दाख में है, भारत चीन का मार्ग के लिए जाना जाता है, ट्रांस हिमालय में है। जोजिला दर्रा, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, जोजिला दर्रा है लद्दाख में और आपके ट्रांस हिमालय में, लेकिन श्रीनगर से लेह मार्ग है और ये इंपॉर्टेंट है। बुर्जिला दर्रा की बात किया तो बुर्जिला दर्रा आपके लद्दाख में है, बृहद हिमालय में, अब ये महान हिमालय से यहां से शुरुआत होते हैं, महान हिमालय में है, श्रीनगर एवं गिलगित के लिए मार्ग जो है गुजरता है। थांगला दर्रे की बात किया तो थांगला दर्रा भी लद्दाख में है, बृहद हिमालय में है, भारत चीन को मार्ग जाता है। इसमें बारालाचा दर्रा की बात करें, बारालाचा दर्रा आपका बृहद हिमालय में और बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लेह से मनाली के लिए मार्ग जाता है। और सिपकीला दर्रा यहीं पर जो आता है वो भी आपके हिमाचल प्रदेश में, शिमला से तिब्बत के लिए मार्ग जाता है। नाथुला दर्रा, जैसे नाथुला दर्रा का नाम आए तो नाथ है, क्या है तो यह सिक्किम में है और यह भारत चीन के लिए मार्ग जाता है। और यहीं पर जयलेपला दर्रा को पढ़ो, जयलेपला दर्रा भी सिक्किम राज्य में है, गंगटोक से लहासा का मार्ग जाता है। तो बारालाचा और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला और जयलेपला आपके सिक्किम में है। यहीं पर नीति, माना और मुलिंगला, ये तीनों याद कर लो, नीति, माना और मुलिंगला उत्तराखंड राज्य में है, भारत चीन के लिए मार्ग जो है जाता है। लिपुलेखला दर्रा की बात किया, ये भी आपका उत्तराखंड में है, तो नीति, माना, मुलिंगला और लिपुलेखला आपके उत्तराखंड में है, भारत चीन के लिए जान जाते हैं। पीर पंजाल की बात किया, कहां पर है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, जम्मू से श्रीनगर को मार्ग जाता है। बनिहाल दर्रे की बात करें तो आपकी जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर से जम्मू को मार्ग जाता है। रोहतांग दर्रे की बात करें हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, मनाली से लेह के लिए मार्ग जाता है। और बारामूला दर्रा भी आपका जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करता है। ठीक है, कुछ और भी हैं, अभी रुक जाओ, कुछ और भी हैं यहां पर, उनकी बात करेंगे हम। बोमडीला, ये आपके नॉर्थ ईस्ट वाले आ गए, जैसे बोमडीला दर्रे की बात की है अरुणाचल प्रदेश में है और इससे अरुणाचल प्रदेश भारत तिब्बत का मार्ग है। दिफू दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश म्यांमार का मार्ग है। पांगसाउ दर्रा की बात करें तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के मार्ग है। और तुजू दर्रा, एक ऐसा दर्रा जो तुजू दर्रा है मणिपुर राज्य में है, मणिपुर से म्यांमार जाता है। अब तीन दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें बोमडीला, दिफू और पांगसाउ अरुणाचल प्रदेश में याद रखो, तुजू दर्रा मणिपुर में है। ठीक है, चलिए उत्तरी भारत के विशाल, अब हमने पर्वत श्रेणियों की बात कर ली, अब दूसरा टॉपिक आता है ग्रेट प्लेन्स। उत्तरी भारत के विशाल मैदानों की बात करेंगे। उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं इनके द्वारा, असहायक नदियों, इनकी सहायक नदियों और इनके द्वारा, मतलब कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण, अवसादों के निक्षेपण से इन मैदानों का निर्माण जो है हुआ है। इस मैदान में पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी कहां पर होगी, जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी तक आपका विशाल मैदान देखने को मिलता है। एक समतल मैदान है, उच्चावच में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। इसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो तीन नदियां हैं, ये टैथिस भूसन्नति के निक्षेपों के द्वारा स्थलीकृति का निर्माण किया गया है। उत्तरी मैदान को उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पर कुछ भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। इन पांचों को हम एक तरीके से समझेंगे। जैसे भाबर में क्या होता है, भाबर में जो है कंकड़, बजरी और पत्थर देखने को मिलता है और इसमें जो होती है नदियां क्या हो जाती है, अब मान लो कहीं पत्थर, कंकड़, बजरी है, अब मान लो पत्थर, कंकड़, बजरी है और इस मार्ग से नदी गुजर रही है तो क्या हो जाएगी, नदी डूब जाती है। कंकड़, पत्थर, बजरी मोटी होती है, तादाद ज्यादा होती है, तो क्या होता है, जो नदी होती है वो दिखना बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही भाबर से हम और दक्षिण आते हैं तो आपको तराई वाला क्षेत्र मिलता है। तराई कैसे है, तराई मतलब कि दलदली क्षेत्र, तर हो गई, कहते हैं ना नदी लबालब तर हो गई, तो दलदली क्षेत्र जहां पर बारीक कंकड़ मिलने लगते हैं, छोटे छोटे पत्थर मिलने लगती है, रेत मिलने लगती है, चिकनी मिट्टी मिलने लगती है। और इस क्षेत्र में क्या होता है, जो भाबर नदियां ऊपर जब आपकी विलुप्त थी और इस क्षेत्र में पुनः दिखने लगती हैं, तराई क्षेत्र में पुनः दिखने लगती हैं। तो भाबर में नदियां डूब जाती हैं, तराई में नदियां निकल आती हैं। बांगर किसे कहते हैं, पुरानी जड़ोल मिट्टी को बांगर कहते हैं, बस इतना ही याद रखो, बहुत काफी है। बांगर को पुरानी जड़ोल मिट्टी कहते हैं और यहां पर ककरीली मिट्टी मिलती है। और खादर कैसे कहते हैं, नवीन जड़ोल मिट्टी को, नदियों के द्वारा नई मिट्टी लाई जाती है। एक तरीके से ऐसे समझो आप, ये मान लो नदी है, ये नदी का मार्ग है, यहां पर आपका बना है खादर, क्या बना है, ये आपका है खादर, यहां पर लिख देता हूं खादर, ठीक है। तो यहां पर कुछ दूरी पर बना है आपका बांगर,
तो यहां पर पानी पहले आएगा या फिर खादर में पहले आएगा? पहले खादर में आएगा। तो खादर में जैसे पानी आया तो इसको क्या कर दिया, नदी ने मिट्टी से उपजाऊ कर दिया। बांगर तक पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया, थोड़ा बहुत पहुंच पाया। इसलिए यहां पर शुष्क क्षेत्रों में कल्लर जैसी ककरीली पथरीली मिट्टी जो है मिलती है, ककरीली पथरीली मिट्टी मिलती है। तो बांगर से पुरानी कह सकते हो, बांगर से भूरी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, है ना, भूड़ कह लो, कुछ भी कह लो। खादर एक नवीन है। खादर कैसी है? नवीन है। पंजाब के मैदान, गंगा पुत्र के मैदान के बाद क्या आता है? फिर हमारा पंजाब का मैदान आता है। पंजाब के मैदान की बात करें अगर, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं, जिसमें सिंधु नदी है और सिंधु के बाद इसमें सारी सहायक नदियों के रूप में पंजाब का मैदान आता है। और इस पंजाब का मैदान भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान का मैदान के रूप में आता है। पंजाब के मैदान के बाद गंगा का मैदान, और गंगा का मैदान बस एक डायग्राम समझेंगे, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। लेकिन आज हम इस तरीके से रटा देंगे। जल्दी से उत्तर प्रदेश का मैप खोल लो, जल्दी से खोलो उत्तर प्रदेश का मैप, आपको आज रटा देंगे, इसके बाद भूल नहीं पाओगे। ऊपरी गंगा के मैदान की बात की जाए तो रोहिलखंड का मैदान देखो, आपको लिखता हुआ मिल रहा होगा, और उसके ऐसे मिलेगा रोहिलखंड का मैदान, और फिर उसके आगे मिलेगा अवध का मैदान। ये आपके दो क्षेत्र जो है ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा मतलब कौन सा है? सहारनपुर वाला, हापुड़ वाला क्षेत्र में रोहिलखंड और अवध क्षेत्र देखने को मिलता है। पश्चिमी वाला, वहां पर ऊपरी गंगा मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद मध्य गंगा, मध्य गंगा मतलब हम बीच में आ गए गंगा में, और बीच का मतलब क्या होता है? मध्य गंगा का मतलब होता है हम इलाहाबाद के आसपास इर्द गिर्द घूमेंगे। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान मतलब क्या है? प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर वाला क्षेत्र में सारण का मैदान रहेगा और मागध का मैदान रहेगा। बिहार में एक मैदान भी आता है, क्योंकि गंगा तो बिहार से भी निकलती है ना, बहती है, तो मिथिला का मैदान इसमें बिहार के मैदान के तहत आता है। निम्न गंगा मैदान में क्या आएगा? पश्चिम बंगाल का मैदान। बात खत्म। लो, आज आपने इसको रट लिया होगा, आई थिंक रट लिया होगा। दोआब की बात करेंगे, कुछ दोआब भी होते हैं, दो नदियों के, ये नदी जा रही, ये नदी जा रही, इस नदी दोनों के क्षेत्र को कुछ दोआब कहते हैं। दोनों नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। जैसे बिस्त दोआब की बात की जाए तो ब्यास और सतलुज से बिस्त दोआब बना है। बारी दोआब की बात की जाए तो ब्यास और रावी नदी के मिलने से आपका बारी दोआब बना है। रचना दोआब की बात किया तो रावी और चिनाब नदी के बीच की भूमि को रचना दोआब कहते हैं। चज की तो चा से चनाब हो जाएगा, जा से झेलम हो जाएगा, तो चिनाब और झेलम से चज दोआब। सिंधु सागर से सिंधु चेनाब और झेलम से आपका सिंधु सागर दोआब। चलिए, मध्य गंगा के मैदान में, जो मध्य गंगा के मैदान आपको बताया है मैंने, उसमें कुछ गोखुर झील भी पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि नदियां जो है यहाँ पर विसर्प आकार में बहती हैं, इस तरीके से विसर्प आकार में बहती हैं, और यहीं पर जो है गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। गंगा के मैदान यत तत् गर्त है, गर्त भी पाए जाते हैं, क्योंकि कट छट जाते हैं। पटना के निकट जैसे जल्ला, मोकास के निकट जैसे टाल, ये दो गर्त बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल से जल से भरे हुए गर्तों को बील कहते हैं। तो अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय या तराई क्षेत्र को द्वार कहते हैं। तो सारी ये यथातथ गर्त ही हैं। इन गर्तों को क्षेत्र के हिसाब से बांट दिया जाता है और थोड़ा बहुत अंतर होके इनका नाम अलग दे दिया जाता है। तो यहां पर हमने पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान के मैदान की बात करेंगे। राजस्थान का मैदान की बात करें तो इसका विस्तार जो है अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक पाया जाता है। जैसे, एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूं आपको, है ना, एक मिनट। जैसे बात करें आपका इस तरीके से आपका अरावली है ना, अरावली है। अरावली पर्वत से लेकर आप अगर पश्चिम में जाओगे तो आपको भारत पाकिस्तान सीमा मिल जाएगी। तो राजस्थान का मैदान अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक, और इसके उत्तर में जाओगे अरावली पर्वत के तो आपको यहां पर मिल जाएगा पंजाब और इसके पास मिल जाएगा हरियाणा। तो उत्तर में पंजाब हरियाणा का मैदान, और दक्षिण में अगर आप दक्षिण में आओगे यहां पर देखोगे तो गुजरात का मैदान देखने को मिल जाएगा। और जो 25 सेंटीमीटर समवर्त रेखा है, यहां पर कलर चेंज करके बताता हूं, यहां पर ये 25 सेंटीमीटर की जो रेखा है आपको पश्चिम एवं पूर्वी राजस्थान को बांटती है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान को हम थार का मरुस्थल कहते हैं और पूर्वी राजस्थान को हम राजस्थान का बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का बांगर क्षेत्र के रूप में हम जानते हैं। तो यहां पर विभाजक रेखा 25 सेंटीमीटर को माना जाता है। राजस्थान की बांगर की उर्वरक भूमि को हम रूही कहते हैं। राजस्थान में जो बांगर है, जो यहाँ पर बांगर वाला क्षेत्र है, पूर्वी वाला क्षेत्र, उसको हम रूही कहते हैं, जो आपकी उर्वरक भूमि होती है जहां पर कुछ उपजाऊ होता है। कच्छ के रण को हम सफेद मरुस्थल के रूप में जानते हैं और यह क्षेत्र दलदल से निर्मित होता है, जैसे सफेद मरुस्थल कहते हैं, और हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
ब्रह्मपुत्र का मैदान की बात की जाए, भाई ब्रह्मपुत्र के मैदान की भी तो बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र के मैदान का भाग लगभग समस्त भाग जो है असम राज्य में फैला हुआ है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से इतनी तेज गति से नदी आती है कि वहां पर ऐसा कुछ मैदान का निर्माण कम हो पाता है। तो यह मैदान जो है ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित होता है और विशाल सुदूर पूर्वी भाग का हिस्सा है। इतना ही हम पढ़ लेते हैं अभी। प्रायद्वीपीय पठार, तो अभी हमने नॉर्थ की बात की थी, देखो अभी हमने किसकी बात की थी, अभी हमने बात की थी उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय की। अब हम दक्षिण हिमालय की भी तो बात करेंगे ना, उत्तर पूर्वी हिमालय की बात करने के बाद। तो अब हम यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। मेन क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं, ऊपर वाले हिस्से तो समझना होता है, प्रायद्वीपीय पठार से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार चैनल को जोरदार तरीके से सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आ रही है, पसंद आ रही हो, लाइक जरूर करना है आपको, साथ में शेयर कर देना। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। हो सकता है स्ट्राइक वगैरह बहुत ज्यादा आ रही है, तो इस कोर्स को, पूरे एग्जाम कोर्स को, एग्जाम पोइंटर कोर्स को हम ऐप पर ही पब्लिश करने लगे, क्योंकि ऐप पर ही वीडियो अपलोड करने लगेंगे, क्योंकि इस पर स्ट्राइक वगैरह बहुत आ रही है। तो हो सकता है चैनल को ना खत्म हो, बचाने के लिए हम ऐप पर भी जाए, तो ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि हो सकता है क्लासेस वहां पर कंटिन्यू आती रहे। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, भारत का जो प्रायद्वीप पठार है एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। कैसा है, अनियमित मतलब कि त्रिभुजाकार है। इस तरीके से आप देखोगे त्रिभुजाकार रूप में जो है फैला हुआ है, ये सही नहीं बन पाया, सॉरी, ये इस तरीके से त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। इसका उत्तर पश्चिम में बात करें तो अरावली पर्वतमाला है, आपकी नॉर्थ वेस्ट में अरावली पर्वतमाला और इसके उत्तर में दिल्ली है। पूरब में क्या है, राजमहल की पहाड़ियां हैं। इसके वेस्ट में जाओगे आप, ईस्ट में जाओगे राजमहल की पहाड़ियां हैं, और वेस्ट में जाओगे तो गिर की पहाड़ियां राजस्थान में, आपको गुजरात में देखने को मिलती हैं, और दक्षिण में इलायची जैसे कार्डमम पहाड़ियां, और उत्तर पूरब में शिलोंग कार्बी एलोंगो पठार के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार को जाना जाता है। तो अब सबसे पहले हम किसको समझेंगे, अरावली पर्वतमाला को ही समझ लेते हैं। अरावली पर्वतमाला कैसा है, प्राचीन मोड़दार पर्वत है, जिसे हम अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानते हैं, रेसिड्यूअल माउंटेन के रूप में जानते हैं, क्योंकि बोड़दार पर्वत है और अवशिष्ट पर्वत है। बहुत सालों पहले इसका निर्माण हुआ, अब यह कट छट के, या फिर कह सकते हो सर्दी गर्मी बरसात वर्षा सब इस पर इतना प्रकोप झेल लिया इसने, अब क्या हो गया, अवशिष्ट पर्वत के रूप में सामने आ चुका है। इसका विस्तार जो है उत्तर पूरब में दिल्ली रेंज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक यह फैला हुआ है। अरावली संरचना की बात करें, राजस्थान के अपवाय क्षेत्र, गंगा के मैदान अपवाय क्षेत्र का जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो अरावली एक संरचना कैसी है, एक आपकी जल विभाजक के रूप में जानी जाती है, जो कि राजस्थान के मैदान को, गंगा के मैदान को एक जल विभाजक के रूप में अलग करती है। मुख्य तौर पर इसको जलवायु विभाजक में शामिल किया जाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर की बात करें तो गुरु शिखर है, इंपोर्टेंट है। केवल एक शिखर अरावली पर्वत का इंपोर्टेंट और बड़ा शिखर है, ऊंचा शिखर है, गुरु शिखर है, और आबू पहाड़ी पर राजस्थान में जो है यह स्थित है। कहां पर है, आबू पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। मेवाड़ के पठार की बात करें, यहां पर हम मेवाड़ का पठार, भाई अरावली पठार के बाद क्या आता है, मेवाड़ का पठार। अब इसको आपको ना एक फोटो में चलो मैं इसमें लगा दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो उस पर आप लोग डाउनलोड कर लेना, देख लेना। एक ऐसे अरावली पर पठार आ जाएगा, यहाँ पर आपका अरावली आ जाएगा। अरावली के आप यहाँ पे हम चलते चले जाएंगे, अरावली के यहाँ पर चलेंगे, आपका क्या आएगा, मेवाड़ का पठार आएगा। चलो मैं थोड़ा सा एक बार समझाने की कोशिश यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे चलिए, जैसे यहाँ पर बात करें, ये आपका मान लो, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका अरावली पर्वतमाला आ जाएगी। कौन सी, अरावली पर्वतमाला आ जाएगी। अरावली के आप देखोगे वेस्ट में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर मेवाड़ का पठार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, मेवाड़ का पठार आ जाएगा। अब यहीं पे समझ लो, फिर बार बार हम यहाँ पर नहीं समझाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर अगर एक बार समझ लोगे तो वहां पर हम डेफिनेशन जो है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ध्यान रखेगा, अच्छे से समझ पाएंगे, ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर अरावली के अगर हम वेस्ट में देखेंगे क्या आ जाएगा, मेवाड़ का पठार आ जाएगा। और मेवाड़ पठार के जैसे थोड़ा सा और हम यहाँ पर अगर क्षेत्र में देखेंगे, आपका मालवा का पठार आता है। कौन सा, मालवा का पठार आता है। और मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, और मालवा पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो हालांकि पठार तो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, कट छट के कुछ कुछ क्षेत्रों में सीमित हो जाते हैं। तो अरावली के आपके पूरब में मेवाड़, और मेवाड़ के आपके दक्षिण पूरब में, दक्षिण पश्चिम में बात की जाए तो मालवा का पठार। मालवा पठार की यहां पर देखोगे आप, यहां पर उत्तर में, थोड़ा सा उत्तर में नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो यहां पर बुंदेलखंड का पठार जाएगा। कौन सा, बुंदेलखंड का पठार जाएगा। बुंदेलखंड के पठार के अगर आप यहां पर अब आ जाओ, यहां पर विंध्यन श्रेणी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, विंध्यन श्रेणी आ जाएगी। देखो विंध्यन श्रेणी की अगर हम बात करें तो यहां पर आपकी नर्मदा नदी बहती है। कौन सी, नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी के फिर आपके दक्षिण में कौन सा जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी आ जाएगी, सतपुड़ा श्रेणी आ जाएगी। और सतपुड़ा श्रेणी के आपके दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। कौन सी बहती है,
ताप्ती जो है नदी बहती है, ध्यान रखिएगा। और सतपुड़ा श्रेणी, अब यहां पर हम पूर्वी पठार की ओर चलते हैं। पूर्वी पठार में देखोगे तो उत्तर पूर्वी, और उत्तर पूर्वी किसकी बात कर रहा है, मेघालय पठार की बात की जा रही है। किसमें, मेघालय पठार की बात की जा रही है, जिसमें गारो, खासी, जयंतियां पहाड़ियां यहां पर आपकी आ जाएंगी। और यहां पर अब सतपुड़ा श्रेणी की अब थोड़ा सा और दक्षिण में आएंगे, क्योंकि मेघालय पठार समझ लिया हमने। अगर हम यहां पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे, अब यहां पर एक मिनट रुको, मैं इसको देखता हूं, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बस, कैसे आएगा, हाँ ठीक है, चलिए। तो यहां पर हमने क्या समझा अभी, मेघालय पठार, ठीक है। मेघालय पठार आपका कहां पर आएगा, नॉर्थ ईस्ट में आएगा, नॉर्थ ईस्ट में हो लिया। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में क्या आएगा, आपका दक्कन का पठार आ जाएगा। यहां पर आपका क्या आएगा, दक्कन का पठार आ जाएगा। और दक्कन पठार के आपके नीचे क्या आएगा, कर्नाटक का पठार आ जाएगा। किसका, कर्नाटक का पठार आएगा। और कर्नाटक के पठार के यहां पर अगर आप आसपास देखोगे, आंध्र प्रदेश का जो है पठार आ जाएगा, है ना। और यहां पर अब हम यहीं पर बना लेते हैं थोड़ा सा इस मैप के माध्यम से। यहां पर आप साउथ वाला हिस्सा देखोगे तो साउथ वाले हिस्से में जो आपका कौन सा आएगा, साउथ वाले हिस्से में बात करें, साउथ वाले हिस्से में आपकी यहां पर अन्नामलाई आ जाएगी। पहले आएगी नीलगिरी, क्या आ जाएगी, नीलगिरी आ जाएगी। नीलगिरी के दक्षिण में आपकी अन्नामलाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अन्नामलाई आ जाएगी। अन्नामलाई के दक्षिण में आपकी कार्डमम आ जाएगी, और कार्डमम सबसे दक्षिण की श्रेणी है। अन्नामलाई के सामने आपकी पालनी आ जाएगी। अभी समझ लेंगे, अभी हम डेफिनेशन से, ये इस तरीके से आपका मैप आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आप लोगों ने अब बहुत अच्छे से अपने मैप को ओपन करके रख लिया होगा। चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे एक एक करके। अब हम बात करें मेवाड़ के पठार की। अरावली के किसमें है, आपके ईस्ट में है। मेवाड़ पठार का जो पठार जो है, इस विस्तार की बात किया है, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। कहां पर है, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में मेवाड़ पठार पाया जाता है। मेवाड़ पठार अरावली पर्वतमाला को मालवा के पठार से अलग करने वाली सत्ता है। अभी मैंने आपको बताया था, ये आपकी अरावली हो गई, ये आपका मेवाड़ हो गया, और ये आपका मालवा पठार हो गया। तो मालवा पठार और अरावली पठार को अलग करने वाली संरचना कौन सी है, मेवाड़ पठार के रूप में जानी जाती है। अब इसके बाद क्या आएगा, मैंने बताया था। अब इसके बाद आपका आएगा मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। किससे, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। और संरचना को मालवा पठार कहते हैं। बेसाल्ट मतलब क्या होता है, ये लावा से बना हुआ है एक तरीके से, है ना। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है एक तरीके से। मालवा के पठार को राजस्थान में हड़ौती का पठार कहा जाता है। इसका विस्तार, इसके विस्तार के दक्षिण में विंध्यन श्रेणी है। अभी मैंने बताया मालवा पठार के दक्षिण में क्या, विंध्यन संरचना है। उत्तर में ग्वालियर का पठार, ग्वालियर का पहाड़ी क्षेत्र आता है। और ध्यान रखना है, पूरब में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड है। पूरब में क्या है, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पूरब में है। और पश्चिम में मेवाड़ का पठारी क्षेत्र है। आपको ये भी याद रखना है, क्या रखना है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए बुंदेलखंड पठार की बात की जाए तो आप सबसे उत्तर में पहुंचेंगे। बुंदेलखंड जो पठार है आपके ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के मध्य में, और यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्यों में बुंदेलखंड पठार फैला हुआ है। तो बुंदेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। किसमें, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य में जो है फैला हुआ है। एक चीज याद रखना है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बघेलखंड पठार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बघेलखंड का पठार है, जो कि केंद्रीय उच्च भूमि को पठार से अलग करता है। केंद्रीय उच्च भूमि समझ रहे हो ना, केंद्रीय उच्च भूमि का मतलब राजमहल पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार, इस पठार को जो है अलग करता है ना। विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी की बात की, जब हम विंध्यन श्रेणी की बात करें तो इसका विस्तार जो है गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात में जोबट हिल कहते हैं, बिहार में कैमूर हिल कहते हैं, और विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी है, जो मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाया था। विंध्यन श्रेणी को सतपुड़ा पर्वत से अलग भी करती है। तो विंध्यन श्रेणी जो है सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है आपकी नर्मदा नदी। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीप भारत की मुख्य रूप से जल विभाजक है। तो विंध्यन श्रेणी आपकी कौन सी थी, अरावली पर्वत श्रेणी थी जो कि जल विभाजक थी। दूसरी कौन सी हो जाएगी, विंध्यन श्रेणी हो जाएगी, जो कि उत्तर भारत और प्रायद्वीप भारत का जल विभाजक है, क्योंकि गंगा नदी के अपवाय क्षेत्र और प्रायद्वीप नदी के अपवाय क्षेत्र को जो है यह अलग करती है। अब आपकी कौन सी आएगी, सतपुड़ा श्रेणी आएगी। क्यों, आपकी उत्तर में विंध्यन श्रेणी की बात कर ली, विंध्यन श्रेणी की दक्षिण में नर्मदा नदी बह ली। अब यहां पर सतपुड़ा श्रेणी आ जाएगी। सतपुड़ा श्रेणी को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पश्चिम से पूरब में बात करें तो पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी, मध्य प्रदेश के मध्य में महादेव पहाड़ी, और आपके सबसे पूरब में मैकाल श्रेणी के रूप में जाती है। इस पर्वत की सबसे चोटी है ऊंची धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर है, और यह महादेव पहाड़ी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात किया तो अमरकंटक है, यह भी मध्य प्रदेश में ही है, अमरकंटक में है, और यह जो है अनूपपुर जिले में पाई जाती है।
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात किया तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में यह है। क्यों? क्योंकि देखोगे अगर ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा के अगर उत्तर में देखें तो नर्मदा नदी बह रही है और सतपुड़ा के दक्षिण में देखें तो ताप्ती नदी बह रही है। तो यह कौन सी है? दो नदियों के बीच में जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। अगर हम पूर्वी पठार की बात करें तो पूर्वी पठार के अंतर्गत, जैसे अभी मैंने कहा था केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन महानदी बेसिन का पठार और दंडकार पठार को शामिल किया जाता है। छोटा नागपुर पठार में बात की जाए तो इसका विस्तार झारखंड राज्य में है सबसे ज्यादा, जो कि राजमहल की पहाड़ी सबसे उत्तर में, राजमहल की पहाड़ी के बाद आपका हजारीबाग का पठार दक्षिण में, राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में हजारीबाग का पठार और सबसे आपके दक्षिण में रांची के पठार को, इन तीनों पठार को संयुक्त रूप में छोटा नागपुर पठार के रूप में जाना जाता है। हजारीबाग के पठार की सर्वोच्च चोटी की बात किया तो रारसनाथ हिल है, जो कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, हजारीबाग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है और जैनियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जानी जाती है। दंडकारण्य पठार की बात की जाए तो दंडकारण्य पठार की बात करें तो दंडकारण्य पठार का विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में फैला हुआ है। यह जो दंडकारण्य पठार है भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है और भारत में टिन धातु, जो टिन होता है ना, टिन धातु के लिए दंडकारण्य पठार में बस्तर क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर टिन धातु पाई जाती है। उत्तर पूर्वी पठार की बात कर लेते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट पठार की, जिसमें मेघालय का पठार प्रमुख है। इसमें गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ियां आपको देखने को मिलती है। इस तरीके से यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया और आपकी यहाँ पर मिकिर, तो यहाँ पर जो है पहाड़ियां उत्तर पूर्वी पठार में देखने को मिलती हैं और यह प्राचीन चट्टानों से बनी हुई हैं। धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग पठार रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत है और शिलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। और आपकी उत्तर पूर्वी पठार में सबसे ऊंची चोटी नौकरेक है, जो कि गारो में स्थित है। कहां पर? गारो में स्थित है, मेघालय में है। अब आते हैं दक्षिण भारत में दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो विस्तार है ताप्ती नदी के दक्षिण में, अभी मैंने आपको बताया तो जब ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ दक्कन का पठार है, जिसमें आपके दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार शामिल किया जाता है। अब सबसे पहले हम दक्कन के पठार की बात समझेंगे। दक्कन के पठार की बात करें तो महाराष्ट्र में बेसाल्ट की चट्टान लावा से निर्मित पठार है, जो कि काली मिट्टी के लिए विकास में भूमिका निभाता है। काली मिट्टी है तो कपास के उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पर एक आपका विद्रोह भी हुआ था, एक आंदोलन भी हुआ था, किसी को पता हो तो जरूर बताइएगा। यहाँ पर बेसाल्ट का पठार काली मिट्टी से बना है, कपास उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सतमाला, अजंता, बालाघाट एवं हरिश्चंद्र पहाड़ियां इसी पठार का हिस्सा है। अगर हम इनको सीक्वेंस में बात करें तो आपको यहाँ पर सतमाला मिलेगी, यहाँ पर अजंता मिलेगी, यहाँ पर आपको बालाघाट मिलेगी, यहाँ पर हरिश्चंद्र मिलेगी। इस तरीके से आपकी कुछ पहाड़ियां हैं। कर्नाटक पठार की बात करें, दक्कन पठार की बात, तो कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से निर्मित संलग्न पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र को मलनाड के नाम से जाना जाता है। मलनाड में ही बाबा बुदन जो है सबसे ऊंचा यहाँ का पर्वतीय क्षेत्र है और बाबा बुदन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मुलनगिरी है। क्या है? मुलनगिरी है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, बाबा बुदन की सबसे ऊंची चोटी आपकी मुलनगिरी है और यहां पर ऑक्सफोर्ड एटलस में कुद्रेमुख को बताया गया है। तो अब आपको एग्जाम में ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन ने क्या पूछा है, क्या पूछा नहीं है, तो दोनों ही चीजें पूछकर आपको बताना है। लेकिन प्रॉपर बात की जाए तो बाबा बुदन की सबसे ऊंची चोटी मुलनगिरी है। आंध्र प्रदेश पठार की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश पठार के अंतर्गत रॉयल सीमा का पठार एवं तेलंगाना का पठार को शामिल किया जाता है। अब आप कहोगे सर आप इनके अंदर का क्यों नहीं बता रहे हो, रॉयल सीमा का पठार, तेलंगाना पठार। भाई ये हम यहाँ पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज लगा रहे हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस, यहाँ पर प्रीलिम्स सक्सेस सीरीज हम यहाँ पर लगा रहे हैं, जो कि एग्जाम्स पॉइंटर के नाम से है। यूपीएससी एग्जाम्स पॉइंटर के लिए हम इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर मेंस की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं कि हर चीज बताएं, हर चीज बताएंगे तो एक वीडियो भाई साहब बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमें वो सब चीजें एक ही वीडियो में कवर करना है जो आपका फास्ट रिवीजन हो जाए। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल, तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और तमिलनाडु में स्थित जो पालनी पहाड़ियां हैं ये आपकी शामिल की जाती हैं दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब इसमें बात की जाए तो डोडा बेटा जो है, कौन सी? डोडा बेटा जो है 2636 मीटर है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है डोडा बेटा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुड़ी है, लेकिन नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और यहीं पर डोडा बेटा पर, नीलगिरी पर्वत पर ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडमंगलम या ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है। अन्नामलाई, नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पर्वत चोटी आती है। यहाँ पर अनाईमुड़ी 2695 मीटर जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नाईमलाई के आपके दक्षिण में कार्डमम प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणतम प्रायद्वीप क्षेत्र आता है, जिसकी अगस्त मलाई
क्या है, जिसकी अगस्त मलाई सबसे ऊंची चोटी है किसकी, कार्डमम प्रायद्वीप की, और यह केरल तमिलनाडु की सीमा पर है, और यहीं पर कोडाई कनाल पालनी पहाड़ियां भी यहां पर स्थित है। अब हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट को शाहद्री के नाम से जाने जाते हैं और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1000 से 1300 मीटर के बीच में है। यहाँ पर महाबलेश्वर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र ये तीनों आपकी महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ की पर्वत चोटी है पश्चिमी घाट की। उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर यहाँ यह जो है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक पश्चिमी घाट फैला हुआ है। प्रायद्वीप भारत में कुछ दर्रे हैं, जैसे थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, मुंबई और नासिक के जाने वाला रास्ता है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, मुंबई और पुणे के लिए जाने वाला रास्ता है। पालघाट दर्रे की बात करें तो केरल राज्य में है, पलक्कड़ एवं कोयम्बटूर को जाता है और यह नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है। सैनकोट्टा गैप ये भी केरल में है, तिरुवनंतपुरम और मदुरै के लिए जाने वाला मार्ग है। यहां पर हम बात करेंगे पश्चिमी, अब हम घाट की बात की तो पूर्वी घाट की बात कर लेते हैं। पूर्वी घाट की अगर हम बात करें, यहाँ पर पूर्वी घाट जो है भारत की असतत श्रृंखला है। अब एग्जाम में क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लेता है, पूर्वी घाट सतत श्रृंखला है, पूर्वी घाट असत श्रृंखला है। तो पूर्वी घाट असत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक फैली हुई है। इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और पलार बड़ी नदियों का विच्छेदित होकर अत्यधिक अपर्दन के कारण यहाँ की औसत जो ऊंचाई है पूर्वी घाट की पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम देखने को मिलती है। अब हम तटीय कोस्टल प्लेन्स की बात कर लेते हैं। अभी हमने घाटों की बात कर ली, हम कोस्टल तटीय मैदानों की बात करेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और फिर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात करेंगे। तटीय मैदानों की अगर हम बात करें, यहाँ पर तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। अब पश्चिमी तटीय मैदान को बात की जाए तो 4 पुनः भागों में विभाजित है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात का मैदान, जिसमें गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र शामिल होता है। कोंकण का मैदान, जिसमें दमन से लेकर गोवा के बीच का क्षेत्र होता है। कन्नड़ का मैदान, जिसमें गोवा से मंगलुरु के बीच क्षेत्र होता है। मालाबार का मैदान, मंगलुरु से कन्याकुमारी का क्षेत्र शामिल होता है। पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो पूर्वी तटीय घाट जो है बंगाल की खाड़ी के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान के रूप में जानते हैं, जिसमें स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। उत्कल तट जो है आपके स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक है, उड़ीसा राज्य में। उत्तरी सरकार तट की बात की तो महानदी से कृष्णा नदी तक है, यह भी उड़ीसा आंध्र प्रदेश में। कोरोमंडल तट की बात करें, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में। भारत में कुछ द्वीप है, कुछ द्वीपों में बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप और आपका कौन सा हो जाएगा, और आपका लक्षद्वीप। तो इन द्वीपों की बात करेंगे। सबसे पहले हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ एक पॉइंट है, जैसे याद करो, अंडमान में आपके नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान है। कार निकोबार में किया तो आपका निकोबार है और आपको ध्यान रखना है। तो अंडमान आपको इन चारों को याद अलग अलग करना है। क्यों करना है उसके रीजन अब बता देते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। उत्तरी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से या 10 डिग्री चैनल से अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो ये आपका अंडमान हो गया। यहां पर आपके निकोबार आएंगे तो अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित किया जाता है। अंडमान में बात करें तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान विभाजित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर हम कहेंगे दक्षिणी अंडमान में। ये देखोगे दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। वहीं पर सेल्युलर जेल भी है। तो दक्षिणी अंडमान में 2 चीजें क्या हैं, एक तो आपकी कैपिटल है और आपकी जेल है, सेल्युलर जेल है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में यहां पर देखोगे तो डक्कन पास है। क्या है, डक्कन पास है। ठीक है। मध्य अंडमान में क्या है, अभी मैंने आपको मध्य अंडमान बताया, बैरन द्वीप है। और बैरन द्वीप कहां है, मध्य अंडमान के पूरब में है, पूर्व ईस्ट की जगह पर है बैरन द्वीप। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और भारत का एक नारकोंडम जो है वो भी ज्वालामुखी है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये उत्तरी अंडमान में है। तो अब आपको याद आ गया होगा, नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल चारों ही अंडमानों का अलग अलग भूमिका है, अलग अलग कार्य है, अलग अलग चीजों के लिए जाना जाता है। निकोबार की बात की जाए तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये 3 निकोबार में जो आपका है विभाजित है। अगर हम बात करें यहां पर, एक मिनट, अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सैंडल पीक है। कौन सी है, सैंडल पीक है। और ये कहां पर है, ये आपकी उत्तरी अंडमान में है। तो अंडमान में कैपिटल कहां पर है, दक्षिणी अंडमान में है। चोटी सबसे ऊंची कौन सी है, सैंडल पीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप समूह की। लक्षद्वीप जो है, छोटा सा क्वेश्चन है, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, प्रवाल भित्तियों से निर्मित है, एक द्वीप है जिसमें द्वीपों की संख्या टोटल 36 है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। 9 डिग्री चैनल के द्वारा उत्तर में
आपके मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप को विभाजित करता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप को सबसे बड़ा द्वीप है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल जो है आपको भारत के लक्षद्वीप से और मालदीव से क्या है अलग करता है। वहीं बात की जाए 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को मिनिकॉय से अन्य लक्षद्वीप के द्वीपों को अलग करता है। कुछ तथ्य है, जिस तथ्यों की बात करें, कश्मीर में पीर पंजाल हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी किसके बीच में है? पीर पंजाल एवं हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में है। थार का मरुस्थल अथवा थार का जो मरुस्थल है, राजस्थान का मरुस्थल, प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में है। अन्नाईमुड़ी केरल राज्य में, सरामती नागालैंड राज्य में, डोडा बेटा तमिलनाडु राज्य की सर्वोच्च चोटी यहाँ है। हिमालय पर्वत श्रेणी में चोओ और ल्हास से अवस्थित है। शिलोंग पठार में बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया मेघालय राज्य की चोटी है। नागा पहाड़ी नागालैंड राज्य में पश्चिम से पूरब के अवस्थित है और सरामती जो है नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। पटकाई पहाड़ियों की बात किया तो नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम राज्यों में फैली हुई है पटकाई बुम पहाड़ियां। पालघाट दर्रे की बात करें तो केरल राज्य में नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है और केरल तमिलनाडु के बीच में यातायात का प्रमुख साधन के रूप में जानी जाती है। मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्लई मलाई पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है। डालमा पहाड़ी झारखंड राज्य में स्थित है। कुछ और पॉइंट बात कर लेते हैं। शिवालिक हिमालय से मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है। चिरण श्रृंखला मणिपुर में है। धूसी पहाड़ी आपकी हरियाणा राज्य में है। अनाईमुड़ी प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको 2695 मीटर 3D के रूप में जानते हैं। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य में, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में, नागा पहाड़ी नागालैंड में है और पीर पंजाल जो है आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोरोमंडल तट का विस्तार आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु कृष्णा नदी के डेल्टा से कैप कोविरिन तक जो है पाया जाता है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, जबकि लघु हिमालय के चट्टानों में जीव जंतु के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो महान हिमालय या मुख्य हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जबकि लघु हिमालय में जीवाश्म जो है पाए जाते हैं। और कभी पूछा जाए कि मानव सभ्यता के अवशेष किस आपके हिमालय से मिलते हैं, तो शिवालिक हिमालय से मिलते हैं। गुरमाला मानदाता चोटी तिब्बत में स्थित है। हिमाद्री व महान हिमालय भारत की सबसे नवीन पर्वतमाला है। नीलांग घाटी की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आई थिंक आप लोगों को आज का ये टॉपिक है पूरा समझ में आया होगा। आई थिंक मुझे लग रहा है भारत की भू आकृतिक प्रदेश को समझना एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपके साथ पूरी साझा किया है। पहली वीडियो जो आपकी भू आकृतिक प्रदेश के बारे में थी उसको भी आप लोग थोड़ा देख लेना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी किस पर आएगी वो भी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हमारी अपवाह तंत्र पर आएगी, जिसमें हम नदी, झीलें, झरने, जलवायु नदी, झीलें, झरने और सिंचाई इंटीग्रेशन के बारे में, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एक से दो क्वेश्चन वहां पर आपकी जरूर आने की संभावना रहती है। तो आज यही जवाब करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।